नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी यदु आज के वीडियो में हिंदी के सुप्रसिद्ध एकांकीकार उदय शंकर भट्ट जी की चर्चित एकांकी 10,000 पर अपना व्याख्यान दूंगी। सर्वप्रथम मैं एकांकी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उदय शंकर भट्ट जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालूंगी। उसके बाद एकांकी के तत्वों के आधार पर इस 10,000 एकांकी की समीक्षा करने का प्रयास करूंगी। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में एकांकी एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जाना जाता है। एकांकी का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हो गया था। भारतेंदु युग में हिंदी एकांकी लेखन की शुरुआत हो चुकी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा जैसे एकांकी का प्रणयन किया था। एकांकी में एक अंक होता है और एक ही घटना का विस्तार पूरे एकांकी में होता है। एकांकी अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है, इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। उन्होंने एकांकी के संबंध में लिखा है, एकांकी में रचित एक घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल उत्पन्न करते हुए चरम सीमा तक जाती है। एकांकी की एक घटना रूपी कली विकसित होकर पुष्प बनकर मानव मन को प्रसन्न करती है। एकांकी के विकास को सरल ढंग से समझने के लिए हम उसे 3 काल में बांट सकते हैं: प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। प्रथम उत्थान काल के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। उनके साथ राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि एकांकीकार हैं। द्वितीय उत्थान काल में राम नरेश त्रिपाठी, कामता प्रसाद गुरु, बेचन शर्मा उग्र हैं। और तृतीय उत्थान काल अर्थात हिंदी एकांकी का जो स्वर्ण युग है, इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, भीष्म, बलराज साहनी जैसे एकांकीकार गिने जाते हैं। इनके अलावा हिंदी एकांकीकारों की लंबी श्रृंखला रही है, जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण एकांकी लिखकर अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हिंदी एकांकी के तृतीय उत्थान काल के अंतर्गत श्री उदय शंकर भट्ट एक जाना पहचाना नाम है। उदय शंकर भट्ट जी का जन्म इटावा में 3 अगस्त 1898 को हुआ था। इनके पिता का नाम फतेह शंकर भट्ट था। ये संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। कहा जाता है कि इनके घर में उन समय संस्कृत में बातचीत होती थी। इनके पिता अत्यंत विद्वान थे, कवि रुचि वाले थे, साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेते थे। इसका प्रभाव उदय शंकर भट्ट जी पर भी पड़ा था। लेकिन उदय शंकर भट्ट को माता पिता का साथ अधिक दिन नहीं मिला और मात्र 14 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद वे अपने पितामह के संरक्षण में पले बढ़े। उन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। उसके बाद पंजाब से शास्त्री की परीक्षा पास की और कलकत्ता से काव्य तीर्थ की परीक्षा उन्होंने पास की। तत्पश्चात लाहौर आकर उन्होंने खालसा महाविद्यालय और सनातन धर्म महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके शिष्य के रूप में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल रहे हैं। उदय शंकर भट्ट एक सामाजिक एकांकीकार हैं। उन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक एकांकी का प्रणयन किया है। वे यथार्थवादी एकांकीकार हैं। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव उनकी एकांकी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। उदय शंकर भट्ट ने अनेक एकांकी का प्रणयन किया है। उन्होंने लगभग 50 एकांकी लिखे हैं। उनके एकांकी संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। उनका पहला एकांकी संग्रह 1940 में आया था। उनके अनेक एकांकी संग्रह में अभिनव नाटक एकांकी, आज का आदमी, समस्या का अंत और ऐसे अनेक एकांकी का सृजन उन्होंने
किया है। एकांकी के अलावा उदय शंकर भट्ट जी ने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कविता भी लिखी हैं और ये सारी उनकी कृतियाँ गुण और गणना दोनों दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। उदय शंकर भट्ट जी अपने लेखन के प्रति पूर्ण ईमानदार थे। उनका जीवन ही साहित्य सेवा के लिए समर्पित था। उदय शंकर भट्ट जी की प्रसिद्ध एकांकी 10,000 एक अत्यंत चर्चित एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया है। साथ ही साथ इसमें उन्होंने एक कंजूस व्यापारी की कृपण स्वभाव का चित्रण किया है। इसमें एक सेठ विशाखाराम है जो अत्यंत कंजूस है और साथ ही उसकी पत्नी है जो बहुत ही दयावान है, ममतामयी है। सेठ के बेटे का अपहरण हो जाता है और फिरौती में उसे 10,000 रुपए की मांग की जाती है। सेठ किसी भी कीमत पर पैसा देना नहीं चाहता, लेकिन उसकी ममतामयी माँ अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इस एकांकी में दोनों के स्वभाव के बीच की टकराहट को दिखाया गया है और अंत में जीत माँ की ममता की होती है। तो इस प्रकार उदय शंकर भट्ट जी की 10,000 एकांकी में सामाजिक समस्या का चित्रण किया गया है। इसमें अपहरण जैसी समस्या को भी बताया गया है। साथ ही साथ संकुचित विचारधारा और दकियानूसी मानसिकता से किसी भी परिवार को किस प्रकार नुकसान हो सकता है, इस तथ्य को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 10,000 एकांकी की कथा वस्तु को बताने से पहले मैं आप लोगों को उनके पात्रों का परिचय दे देती हूँ। इस एकांकी में कुल 5 पात्र हैं। पहला पात्र जो है सेठ विशाखाराम है। ये सीमा प्रांत का सेठ है। दूसरा पात्र सुंदरलाल, उसका पुत्र है। राजो सुंदरलाल की बहन है। राजो की माँ सेठानी अर्थात सुंदरलाल की माँ है। और अंतिम और 5वां पात्र मुनीम है जो सेठ का मुनीम है। इस एकांकी में सेठ विशाखाराम के स्वभाव, सेठ विशाखाराम के चरित्र पर ही पूरी कहानी या एकांकी का कथानक जो है विकसित होता है और ये 5 पात्र उस एकांकी के चरित्र को चित्रित करने में सहायक होते हैं। इस एकांकी का जो सबसे पहला और प्रमुख दृश्य है वह यह है कि एक सीमा प्रांत में एक नगर है। वहाँ पर सेठ विशाखाराम का मकान है और उस मकान में एक बड़ा सा कमरा है। बड़े से कमरे में 2 खिड़कियां हैं और 2 दरवाजे हैं। मकान के अंदर कमरे में एक खाट बिछी हुई है। उसमें मैली सी चादर है। साथ ही साथ वहां पर पूर्व दिशा में एक आला है जिसमें राम भगवान की तस्वीर है और उसके साथ साथ काली माता की तस्वीर है जिसमें फूलों की माला चढ़ी हुई है। उस कमरे में एक छोटी सी मेज है, एक टूटी हुई कुर्सी है, 2 खूंटियां लगी हैं। उस खूंटी में एक में मैली सी कोट टंगी हुई है और एक में पगड़ी टंगी हुई है। तो इस प्रकार ये कहानी एकांकी का पूरा दृश्य है और इसी एकांकी के इस दृश्य में पूरा एकांकी जो है अभिनीत किया जाता है। यहाँ पर सेठ विशाखाराम जो है अत्यंत चिंतित अवस्था में मकान के कमरे में खाट पर लेटा हुआ है। वह अत्यंत बेचैन है। उसके बाल उलझे हुए हैं, गाल पिचके हुए हैं, रंग गोरा है। वह बहुत ही चिंतित मालूम पड़ता है। दरअसल उसकी चिंता का कारण यह है कि उसके बेटे सुंदरलाल का अपहरण किसी पठान ने कर लिया है और सुंदरलाल को वापस करने के लिए फिरौती के रूप में वह 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। सेठ चूंकि अत्यंत कंजूस स्वभाव का है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर 10,000 रुपए देना नहीं चाहता, लेकिन अपने बेटे को भी खोना नहीं चाहता। इसलिए सेठ अंतर्द्वंद में झूल रहा है। क्या करूं, क्या न करूं, उसे समझ में नहीं आ रहा है और इस चिंता की अवस्था में वह बार बार बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। पत्र को वह हाथ में पकड़े हुए है और अत्यंत चिंतनीय मुद्रा में वह बैठा हुआ है। पठान ने सेठ विशाखाराम को चिट्ठी दी है
सुंदर लाल से लिखवाकर एक पत्र दिया है। उस पत्र में सुंदर लाल ने लिखा है कि पिताजी, इन लोगों ने मुझे कैद कर लिया है और ये मुझे बहुत यातना दे रहे हैं। 10,000 रुपये ये काबुली फाटक के पास मंगा रहे हैं, तो आप उन्हें ये रुपए दे दीजिए, अन्यथा ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद उस पत्र के नीचे खान ने खुद पश्तो भाषा में लिखा था, हम तुमको इत्तला देता है कि काबुली फाटक के पास आज रात को 8 बजे 10,000 रुपये पहुंचा दो, वरना अपने बेटे को जिंदा नहीं पाओगे। सेठ की परेशानी का कारण यही है। इस पत्र को सेठ बार बार पढ़ता है और बार बार बेहोश हो जाता है। सेठ की पत्नी और राजो अर्थात सेठ की बेटी उसे बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिताजी, अपहरण के बदले यदि वह पैसा मांग रहे हैं और उस पर हमारे बेटे को वापस कर देंगे तो आप उन्हें पैसे दे दीजिए। पर सेठ समझने को ही तैयार नहीं है। वह किसी भी बात पर मान नहीं पा रहा है और इसलिए अत्यंत परेशान है। सेठ अपनी बेटी राजो से बार बार पूछता है, बेटी मुनीम आ गए क्या? राजो कहती है, नहीं पिताजी, नहीं आए हैं। और इस बीच वे लगातार अपने पिता को समझाने का प्रयास कर रही है। फिर अचानक मुनीम जो है जीने से चढ़कर खट खट की आवाज के साथ आते हैं। राजो बताती है, चच्चा मुनीम जी आ गए हैं। मुनीम जी को देखकर विशाखा राम जागृत हो जाता है और विशाखा राम मुनीम जी से पूछता है कि सूद खांड का क्या हाल चाल है, सरकारी बॉन्ड का क्या हाल चाल है। देखो न मुनीम जी, क्या करूं, तबीयत भी ठीक नहीं है और बच्चे का अपहरण भी हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुनीम जी स्पष्ट शब्दों में कहता है कि सेठ जी, पहले आप अपना स्वास्थ्य देखिए और बेटे की चिंता कीजिए। मुनीम के हाथ में विशाखा राम वह पत्र देते हुए कहता है, लो यह पढ़ो। फिर कहता है, कैसा दुष्ट लड़का है, इसने जरा सी भी लड़ाई नहीं की, चुपचाप नई नवेली दुल्हन की तरह उनके साथ डोली में बैठकर चला गया मेरी छाती पर मुंह दलने। कैसा लड़का है, इसने थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखाई। यदि ऐसा नहीं करना था तो उसे घर से बाहर ही नहीं जाना था। मुनीम कहते हैं कि सेठ जी, इसमें सुंदर लाल की कोई गलती नहीं है, आपने ही उसे उगाही करने के लिए भेजा हुआ था। सेठ चुप हो जाता है और कहता है, तब मुनीम कहता है कि सेठ जी, पत्र मैंने पढ़ लिया और इसके हिसाब से आज ही बुधवार है, तो क्यों न हम 8 बजे काबुल फाटक के पास 10,000 रुपये लेकर चले जाएं, ताकि सुंदर लाल सकुशल घर वापस आ जाए। मुनीम की बात सुनकर सेठ कहता है कि 10,000 रुपये बहुत अधिक होते हैं और यह 10,000 रुपये हम बेवजह ही क्यों देंगे। से विशाखा राम उसे समझाना चाहता है कि मुनीम सेठ जी, आप पैसे का मोह न करिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है। यदि बच्चा सकुशल वापस आ जाएगा तो हमारा सब काम बन जाएगा। तभी राजो की माँ और राजो आ जाती है और वह सेठानी कहती है कि तब से मुनीम जी, मैं भी इन्हें यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। यदि बच्चे की सलामती पैसे से हो जाती है तो हमें वह 10,000 इन्हें दे देना चाहिए। पर ये है कि मानने को तैयार ही नहीं है। 4 दिन से इनका यही रूप देख रही हूँ। सेठ कहता है कि मुनीम, तुम्हारे घर से जब 10,000 रुपये निकालने की बात होगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये पैसा कहाँ से आता है। सेठानी मुनीम के पक्ष में बोलती है और सेठ की बात का विरोध करती है कि आपको पैसे का मोह इतना पड़ा हुआ है कि आपको सच्चाई नहीं दिख पाती है। सेठ कहता है और वह मुनीम से कहती है कि मुनीम जी, किसी भी प्रकार मेरे सुंदर को आप वापस ले आओ। सेठ कहता है, क्या मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं है? मेरे बेटे के न होने पर मुझे भी घर सूना सूना लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करूं, ये 10,000। सेठानी उनकी बात से चिढ़कर कहती है कि 4 दिन से इनका यही रूप देख रही हूँ। जब से ये हाय पैसा कर रहे हैं, इनका विचार सूद खांड से छूटे तब तो ये अपने बच्चे के बारे में सोचे। तब मुनीम जी कहते हैं कि कहिए सेठ जी, क्या आज्ञा है। सेठ कहता है कि मैं क्या बताऊं, क्या तुम पुलिस को खबर नहीं कर सकते?
तब मुनीम जी कहते हैं कि मेरे विचार से पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए पुलिस को खबर करना भी उचित नहीं है। तो सेठ कहता है क्या 10,000 से थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता? मुनीम जी कहते हैं कि सेठ जी इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यदि आप कहें तो तिजोरी में रुपए है, उन रुपए को लेकर मैं चला जाता हूँ। सेठ कुछ नहीं बोलता है और चुप हो जाता है। तब सेठानी कहती है कि सेठ जी मेरा गहना ले जाओ और मेरे बेटे को छुड़ा कर ले आओ। सेठ फिर कहता है कि क्या गहना घर का नहीं है? सेठानी चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या गहने पर मेरा अधिकार नहीं, क्या दुकान की चीज पर मेरा अधिकार नहीं, क्या मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सकती? और वह मुनीम जी से तीव्र स्वर में कहती है कि मुनीम जी जाओ जाओ, रुपए लेकर जाओ और मेरे बेटे को छुड़ा कर ले आओ। तो इस बीच में सेठ बेहोश हो जाता है और मुनीम जी जो हुक्म कह के चला जाता है। मुनीम अपने साथ में दुकान के कुछ लोगों को लेकर जाता है और इधर सेठ और सेठ की पत्नी के बीच में फिर बहस होने लगती है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। वह कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, गाढ़ी मेहनत की मेरी कमाई है, 40 सालों से मैंने इतनी मेहनत की है तब इतना पैसा कमाया है। सेठानी कहती है तो किस काम का ये पैसा? न तुमने व्रत किया, धर्म किया, न तीर्थ किया, न दान किया, तो यह पैसा किस काम का? हमारे पास 4 हवेली है, लेकिन हम इस गली के गंदे मकान में रहते हैं। सेठ चिढ़ कर कहता है कि तो लगा दे घर में आग, सब कुछ खत्म कर दे। और इस प्रकार से सेठ और सेठानी के बीच में तकरार होते रहती है और उसी बीच में मुनीम जो है सुंदर को लेकर वापस आ जाता है। जैसे ही राजो की माँ सुंदर को देखती है, भाव विभोर होकर रोने लगती है। राजो जाकर सुंदर से लिपट जाती है और सुंदर जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो अपने माता पिता को प्रणाम करता है। सुंदर से सेठ पूछते हैं कि आ गया रे सुंदर, तो वह खुश हो जाता है और उसके बाद वो मुनीम से पूछने लगते हैं कि सेठ को सुंदर को छुड़ाने के लिए क्या पैसा लगा, क्या तुमने पैसे दिए? मुनीम कुछ नहीं कहता और उसके बाद सेठ जो है उससे और उगाही वगैरह के बारे में और अपने व्यापार के बारे में पूछने लगता है। उसी बीच सुंदर कहता है 10,000 दिए ना। तो इस बात को सुनकर सेठ जो है बेहोश हो जाता है। वह कहता है कि मेरे 10,000 गए। और उसके बाद सब लोग सब लोग सेठ को देखने लगते हैं। राजो की माँ और सुंदर तीनों सेठ को देखने लगते हैं। सेठ बेहोश हो चुका है। तब सुंदर की माँ उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है चल बेटा, इन्हें नींद आ गई है, हम अंदर चलते हैं। और कहानी का पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये कहानी, ये एकांकी समाप्त हो जाती है। और इस एकांकी के अंतिम दृश्य में हमें यह बात स्पष्ट होती है कि सेठानी जो है अपने पति के कृपण स्वभाव को पूरी तरह से जानती है। वह यह भी जानती है कि मेरे पति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकते और इसलिए वह और ये भी उसे पता है कि कुछ देर में ये चैतन्य हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपने बेटे की आने की खुशी के पल को वह खोना नहीं चाहती और सेठ को वहीं बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर ये कमरे के अंदर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पैसे और परिवार को महत्व देना चाहिए। हर आदमी पैसा कमाता है, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग करना भी एक कला है। जब हम पैसे का सही उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उदय शंकर भट्ट जी ने यह बताने का भी प्रयास किया है कि अपहरण जैसी दुर्घटनाएं आदमी को तोड़ कर रख देती हैं और जो संकुचित मानसिकता है वह भी आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संकुचित मानसिकता को छोड़ना चाहिए और अपने जीवन में हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। जिस प्रकार से इस एकांकी में सेठानी ने सही निर्णय लिया, क्योंकि सेठ तो पैसा देना ही नहीं चाहते थे और उस स्थिति में उसके बेटे को कुछ भी हो सकता था। तब सेठानी ने विद्रोह करके सही निर्णय लिया, रुपए दे करके मुनीम को भेज दिया और उनका बेटा सकुशल वापस आ गया। तो
यही इस एकांकी का मूल तथ्य है जिसे मैंने आपके सामने चित्रित करने का प्रयास किया। अब हम कथानक के अलावा एकांकी के अन्य तत्वों के आधार पर एकांकी की संक्षिप्त समीक्षा करेंगे। कथानक के अलावा एकांकी के अन्य तत्व हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता आदि। तो एक एक करके हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण। किसी भी एकांकी में पात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एकांकीकार का पूरा उद्देश्य या ध्यान जो है पात्रों के चुनाव पर होता है कि वह किस प्रकार के सटीक पात्रों का चुनाव करे ताकि उसकी एकांकी सफल बन पड़े। उदय शंकर भट्ट जी ने इस एकांकी में 5 पात्रों का चयन किया है। इसमें प्रमुख पात्र सेठ विशाखाराम हैं और उसी के चरित्र के विकास में उन्होंने बाकी सहायक पात्रों की भूमिका लिखी है। इस प्रकार से 10,000 एकांकी में सेठ के अलावा जो बाकी पात्र हैं, सेठ की पत्नी अर्थात राजो की माँ, सुंदरलाल, राजो और मुनीम, ये इस एकांकी के कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके बाद एकांकी का अन्य महत्वपूर्ण तत्व है संवाद योजना। किसी भी एकांकी में संवाद जो है जान डालने का काम करते हैं, अर्थात एकांकी में पात्र जो होते हैं संवाद योजना के द्वारा ही सजीव रूप में हमारे सामने आते हैं। तो संवाद योजना जितनी सटीक होगी, जितनी सहज होगी, वह एकांकी उतनी ही आकर्षक बन पड़ेगी और पात्रों की भावाभिव्यक्ति भी उतनी ही अच्छी बन पड़ेगी। एकांकी में जो संवाद योजना होती है वह न केवल पात्रों की भावाभिव्यक्ति करती है बल्कि एकांकीकार के मन के भावों को भी अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। उदय शंकर भट्ट जी की इस एकांकी में संवाद योजना अत्यंत सरल है, सहज है, छोटे छोटे संवाद हैं और ये सारे संवाद साभिप्राय हैं, अर्थात इनमें कोई न कोई उद्देश्य छुपा हुआ है, अर्थ छुपा हुआ है और इस प्रकार ये संवाद योजना इस एकांकी को सफल बनाने में सहायक है। इसके बाद एकांकी का जो अन्य महत्वपूर्ण तत्व है वह है देश काल और वातावरण। एकांकी में देश काल और वातावरण का विशेष महत्व होता है क्योंकि एकांकी पढ़ी भी जाती है और अभिनीत भी की जाती है। इसलिए एकांकी में कोई भी एकांकीकार मंच व्यवस्था पर विशेष ध्यान देता है। हम 10,000 एकांकी में भी देखते हैं, एकांकी का जो पहला दृश्य है उसमें मंची व्यवस्था को विशेष ध्यान दिया गया है। एक कमरे का जिक्र है, एक कमरा है बड़ा सा, उसमें बहुत सारे सामान हैं। एक मैली सी चादर बिछी हुई है एक खाट में, उसमें 2 खूटियां हैं जिसमें एक में मैला कोट टंगा हुआ है, एक में पगड़ी टंगी हुई है, एक टूटी सी मेज है, कुर्सी भी पुरानी सी है। तो ये सारी चीजें सेठ विशाखाराम के कंजूस स्वभाव को या उसके कृपण स्वभाव को प्रकट करती हैं। और इसी कमरे में पूर्व दिशा में अलमारी में भगवान राम की मूर्ति है, काली माता की मूर्ति है, उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सेठ जो है भय के कारण भगवान की पूजा करता है, उन पर आस्था रखता है। तो इस प्रकार उदय शंकर भट्ट जी ने अपने इस कहानी एकांकी में पहले ही देश काल की सृष्टि कर दी है। वातावरण की दृष्टि से यह एक सामाजिक एकांकी है जिसमें एक घर में रहने वाले विभिन्न सदस्यों के स्वभाव को चित्रित किया गया है। जैसे सेठ विशाखाराम अत्यंत कृपण है तो उसकी पत्नी उतनी ही उदार और दयालु है। तो इस प्रकार देश काल वातावरण की दृष्टि से भी हम 10,000 एकांकी को सफल एकांकी मान सकते हैं। इसके अलावा भाषा शैली भी एक प्रमुख तत्व के रूप में आता है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि संवाद योजना पात्रों के द्वारा कराई जाती है तो वह किसी न किसी भाषा में बोली जाती है और जब तक लेखक की भाषा शैली आकर्षक नहीं होगी, सहज और सरल नहीं होगी, तब तक वह दर्शक में प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होगी, पाठकों पर उसका सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी भी एकांकीकार को सरल भाषा शैली का
प्रयोग करना चाहिए। उदय शंकर भट्ट इस संबंध में एकदम सही उतरते हैं। उनकी भाषा शैली सरल और सहज है। इसके बाद एकांकी का जो अन्य तत्व है वह है उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कोई भी रचना जब लिखी जाती है तो वह निर्देश्य नहीं होती है। और उदय शंकर भट्ट तो ऐसे सामाजिक कथाकार थे कि वह बिना उद्देश्य के कोई काम ही नहीं करते। प्रस्तुत कहानी जो है वह भी सामाजिक समस्या को लेकर, प्रस्तुत एकांकी जो है वह भी सामाजिक समस्या को लेकर लिखी गई है। इसमें समाज की विद्रूपता का वर्णन है। लेखक समाज के अपहरण जैसी दुष्प्रवृत्ति से हमारा साक्षात्कार कराना चाहता है, उससे बचने की शिक्षा देना चाहता है। साथ ही साथ दकियानुसी सोच से किस प्रकार हमारे परिवार का नुकसान हो सकता है, इसकी तरफ भी उन्होंने हमें आगाह किया है। तो इस प्रकार उद्देश्य की दृष्टि से यह एकांकी जो है एक सफल एकांकी के रूप में नजर आती है। और जहाँ तक हम शीर्षक की बात करें, इस एकांकी में 10,000 को शीर्षक के रूप में दिया गया है। तो सही बात है, पूरी एकांकी इस 10,000 रुपए के इर्द गिर्द ही घूमती है और इसलिए यह शीर्षक छोटा भी है, आकर्षक भी है और कहानी और एकांकी की पूर्णता को स्पष्ट भी करता है। इस एकांकी के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें अंतिम तत्व अभिनेता का आता है। अभिनेता अर्थात अभिनय करने योग्य। तो एकांकी के बारे में हम जानते ही हैं कि एकांकी में 2 प्रमुख गुण होते हैं। एक तो वह पढ़ने योग्य होती है, पाठकों के लिए होती है, और दूसरी वह दर्शकों के लिए होती है जिसे मंच पर अभिनीत किया जाता है। तो एकांकीकार इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखकर किसी भी एकांकी का सृजन करता है। उदय शंकर भट्ट जी ने 10,000 एकांकी को भी इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर इसका सृजन किया है। इसमें मंच व्यवस्था जो है अत्यंत सहज है। साथ ही साथ पात्र संतुलित है, न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, और संवाद योजना भी सहज सरल है। तो इस प्रकार सारी चीजों के संतुलन के कारण यह एकांकी मंच पर सहजता से अभिनीत की जा सकती है। तो ये हुई एकांकी के तत्वों के आधार पर 10,000 एकांकी की समीक्षा। और हम कह सकते हैं कि एकांकी के सारे तत्वों के आधार पर 10,000 एकांकी एक स्पष्ट और सफल एकांकी के रूप में जानी जाती है। धन्यवाद।